वहाँ आगमन बढ़ा है। और जैसे ही राम मंदिर का लोकार्पण होगा, गुणात्मक रूप से वहाँ पे श्रद्धालुओं का आगमन होगा और निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के जन सुविधाओं के लिए, उनके आवागमन के लिए, उनको कोई कष्ट तकलीफ न हो, हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य भी साथ ही साथ कराने की आवश्यकता प्रदेश सरकार ने महसूस की। और उसी के दृष्टिगत आज की कैबिनेट में NH 27 से नया घाट पुराने पुल तक का मार्ग, धर्मपथ, NH 27 से नया घाट पुराने पुल तक मार्ग, धर्मपथ, अन्य जिला मार्ग है ये, चैनल 0 से 2 तक, ये 2 किलोमीटर के मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण कार्य की प्रशासन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और विस्तारीकरण, चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य किया जाएगा। ये 2 किलोमीटर के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण के कार्य में लगभग 65 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसी प्रकार जनपद के ही अंतर्गत पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चैनल 0 से 10.775 तक के मध्य, इसकी लंबाई है 9.025 किलोमीटर। इसको भी 4 लेन में चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहां अयोध्या में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चैनल 0 से 25.393 किलोमीटर के मध्य, इसकी कुल लंबाई है 23.943 किलोमीटर। इसका भी 4 लेन में परिवर्तित करने का चौड़ीकरण का कार्य और विस्तारीकरण का कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जनपद, ये 3 काम जनपद अयोध्या के अंतर्गत, अयोध्या नगरी के आसपास के हैं। चौथा जनपद रायबरेली में रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग, फिर रिपीट करूं क्या? रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग, ये राज्य मार्ग है। तो 465 करोड़ 200 के 2 मार्ग हैं और 65 करोड़ का 1 मार्ग है। 65 जी, 465 टोटल। जनपद रायबरेली में, जो अभी मैं कर रहा था, रिपीट कर दे रहा हूं, रायबरेली दलमऊ फतेहपुर मार्ग, ये राजमार्ग है, राज्य का 13A। इसके किलोमीटर 4.350 से 5.050, लगभग 700 मीटर को 4 लाइन में परिवर्तित करने का काम होगा। और ये खास रूप से वहां पे जो एम्स का निर्माण हो रहा है, उसको कनेक्टिविटी देने के लिए व्यवस्था की गई है। एम्स की कनेक्टिविटी 4 लेन से करी जाएगी। ये जो प्रदेश भर में राशन वितरण का कार्य, इसका पैसे का इसमें अलग से देखना पड़ेगा। लगभग 1 करोड़ रुपया पर किलोमीटर से कम नहीं आता। एक गृह विभाग का प्रस्ताव अनुभाग 9 का है, जिसमें गुंडा एक्ट की धारा 1970 का लागू था, जिसमें 2015 में एक संशोधन हुआ था, जिसमें जो हमारी कमिश्नरेट बनाई गई थी, उनको जिलाधिकारी वाले पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार दिया गया था। उसमें आंशिक संशोधन है, उसमें DM
एडीएम, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को भी वही अधिकार प्रदत्त करने का निर्णय। डीएम, एडीएम, कमिश्नर, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी, इनको वो अधिकार प्रदत्त रहेंगे। धारा 2 और धारा 6 दो, ये उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 2A और धारा 6A बंद। आंतरिक में एडीएम को जोड़ा गया है, बढ़ा दिया गया है। पहले ये पावर एक्सरसाइज करने का किया गया था, कुछ आंतरिक परिवर्तन एडीएम को जोड़ा गया है, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी जोड़ा गया है, बढ़ाया गया है। ये प्रदेश में जो राशन व्यवस्था, राशन वितरण व्यवस्था चल रही थी, इसमें ई पॉस मशीनें लगाने के बाद बहुत अच्छे परिणाम आए थे। आम गरीब आदमी जिसको राशन के लिए विक्रेता कहीं न कहीं उसको चीटिंग कर देता था, उसके नाम का और किसी को दे देता था, नहीं देता था या फर्जी अंगूठा लेके करता था, उसको खत्म करते हुए ई पॉस मशीनें लगाने का उपक्रम चला था, बहुत ही सक्सेस हुआ। लेकिन उसको और अत्याधुनिक करते हुए आज ये निर्णय लिया गया है कि उसमें अब जो क्रेता राशन कार्ड धारक होगा उसको रिसिप्ट भी मिलेगी, उसके मोबाइल पे SMS भी पहुंचेगा। डोर स्टेप डिलीवरी का तो ऑलरेडी लागू था ही, लेकिन अब कई अन्य सुविधाएं उसको पारदर्शी बनाने के लिए उसको रिसिप्ट मिलेगी, SMS से उसके मैसेज पहुंचेगा। इसके लिए अलग से नया सिस्टम इंटीग्रेटेड संस्थाओं के चयन का निर्णय लिया गया है। जो नया जो हम लोग का सिस्टम एडॉप्ट करेंगे उसकी नई नोडल एजेंसी तय करने का आज निर्णय लिया गया, ताकि हमारे किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन की उपलब्धता में पारदर्शिता से पहुंचाने में कोई असुविधा न हो, बेईमानी न हो, उसके साथ छल कपट न हो, पूरी मात्रा में पूरे वजन के साथ उस पर राशन उसको उपलब्ध हो सके। ये इसलिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आज इसमें निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में चयन के लिए निर्णय लिया गया है, चयन करने का निर्णय लिया गया है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को आज स्वीकृति दी है। इससे निश्चित रूप से खेल कूद को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम गांव स्तर तक ओपन जिम से लेकर के तमाम तरीके के खेल विकास अधिकार का भी गठन करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, निजी एकेडमियों को भी उसमें जोड़ेंगे, हम तमाम कॉलेजेस को भी उसमें जोड़ने का काम करेंगे। CSR का पैसा या अन्य संस्थाएं जो उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगी उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। और व्यापक रूप से नई खेल नीति 2023 बनी है। विभिन्न स्टेट में जहाँ लागू थी खेलने, तो उन सबका अध्ययन कराने के बाद उन सबके जो अच्छी अच्छी चीजें थी सबको समाहित करते हुए नई उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 माननीय मंत्री परिषद ने स्वीकृत करने का काम किया। इसी प्रकार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 इसका भी आयोजन उत्तर प्रदेश में कराने का निर्णय लिया गया और ये विभिन्न कमेटियां इसके लिए गठित जो हैं पूर्व से उनको एक्टिवेट करने का निर्णय लिया गया। अयोध्या में ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित कुंडों और जायस में स्थित अमेठी जनपद के जायस में बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली के पर्यटन विकास, इनकी परियोजनाओं में जो काम चल रहा था उसमें कुछ काम ऐसे थे जो PWD के द्वारा जिनके रेट्स निर्धारित नहीं थे, उच्च विशिष्टतियों के कार्य थे। जिस तरीके से अलग अलग बता दें आपको, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में सुग्रीव का किला, असरकी भवन, देवकली छोटी, नागेश्वर धाम मंदिर, स्वयंवेश्वर नाथ मंदिर, दंत धवन कुंड, मुंडा शिवालय, प्रहलाद कुंड,
जानकी महल, मौनी बाबा आश्रम, कौशल्या घाट, विद्या देवी कुंड, सीता कुंड, दशरथ कुंड, ऐसे तमाम अन्य स्थलों को जोड़ते हुए जो अलग अलग भवन हैं, इनमें फ्लोरिंग का काम, टॉयलेट्स, विश्राम घाट, चार दीवारी, गेट, साइनेज, स्तंभ, हॉर्टिकल्चर, विद्युतीकरण आज अन्य विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं, इनको करने का जो जिसके रेट पीरियोडिक से निर्धारित नहीं थे, उनके लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृत देने का काम किया है। भारत सरकार की एक योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM यह योजना है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में जाएगा तो उसका डाटा फीड हो जाएगा, किसी भी डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में जाएगा तो वो डाटा उसका खोला जाएगा, तो उसको क्या बीमारियां थी, क्या क्या उसको रही हैं और क्या क्या उसका पिछला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां एक क्लिक पे आने का काम हो सकेगा। और यह सुविधाएं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट की है, ताकि एक एक मरीज का, आयुष्मान कार्ड धारक का डाटा सेव रहेगा, उसको कहीं भी बार बार टेस्टिंग की या पिछला जो बैक हिस्ट्री उसकी रही है उसको ट्रैक करके आसानी से अगले उसके उपचार की व्यवस्थाएं आसानी से की जा सकेंगी। ये आज इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश राज्य ने एडॉप्ट करने का निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद ने। हम खेल के लिए ग्रामीण स्टेडियम, ओपन जिम, इनका निर्माण, इनका संचालन प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भी आज एक नीति निर्धारित करने का निर्णय लिए हैं। इसमें एक नीति बनाई जाएगी ताकि एक एक गांव तक, एक एक गांव सभा से लेकर ब्लॉक तक, तहसील तक और जिले तक बेहतरीन पर जिला जेल में बंद अशरफ का बेहतरीन करने का मौका दें। सबसे बड़ी बात यह है कि अशरफ ने यहाँ इलाहाबाद से बरेली आने के बाद से पूरा की बात करें, ऐसे कुछ मामले सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जेल की लखीमपुर की बात करें, कासगंज की बात करें, ऐसे कुछ मामले सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी। आज पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में जो नीति है कि 15 साल से ज्यादा पुराने जो वाहन हैं उनको समाप्त करने का था, प्रदूषण समाप्त हो, हमारी तमाम जो एक्सीडेंट की रेट कम हो, तमाम जो असुविधाएं होती है वो कम हो, धुआं मुक्त वातावरण भी बने। इसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि भारत सरकार की मंशा थी और प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ का बजट भी दिया है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन को रोड से हटाने का काम हो सके। इसके लिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि ऐसे वाहनों को जिनकी आय 15 से 20 साल की 15 साल से ज्यादा 20 साल तक है, उनको 50% की छूट देते हुए जो भी उन पर टैक्सेशन रेट बाकी है या पेनल्टी बाकी है तो 50% रिबेट देते हुए उनको स्क्रैपिंग करने के लिए प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। और 20 साल से ऊपर के जो रजिस्टर्ड वाहन हैं उनको 75% तक का रिबेट देते हुए उनको स्क्रैपिंग करने में हम लोग एक मुश्त योजना के अंतर्गत उनको स्क्रैप करके समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दोनों सरकारी भी, प्राइवेट भी, कॉमर्शियल भी और सरकारी भी, तीनों प्रयास होगा कि लगभग 5000 जो सरकारी वाहन है वो भी इसी श्रेणी में हम लोग उनको रोड से हटाने का काम कर सकें, जिसमें रोडवेज भी शामिल है और सरकारी वाहन भी इसी में शामिल है। ये कुछ प्रस्ताव थे, कुल मिला के 22 प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आए थे, जिनमें से एक को छोड़ के बाकी सब पारित हुए हैं। और आज ये भी निर्णय लिया गया है कि चूंकि सदन विधानसभा भी और विधान परिषद भी दोनों का सत्रावसान करने का भी निर्णय आज की मंत्रिपरिषद में लिया गया है।
मंत्री एक मिनट मेरा सुन ले, एक निवेदन सुन ले। माननीय मंत्री को भी कुछ बिंदुओं पे कल सुन लीजिएगा, फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप सबको हमारी ओर से भी होली की बहुत बहुत शुभकामना। एक और प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी ने बताया, उसी कड़ी में औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने का प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। आप सबको ज्ञात है कि हमारे प्रदेश में मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जगह की बहुत अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे जैसे खास करके जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और ऐसे भी जगह जमीन की उपलब्धता कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके मद्देनजर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि राज्य में कई जगह ऐसी कताई मिलें थी, जो टेक्सटाइल्स मिल्स कहीं कही जाती थी, कहीं स्पिनिंग मिल कही जाती थी। हमारे मऊ जिले में भी इस प्रकार की एक मिल थी, जिसका भी आज के प्रस्ताव में समावेश हुआ है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं अपने पूरे मऊ जिले की ओर से। उसमें अब निर्णय ये हुआ है कि विशेष रूप से आज के प्रस्ताव में बाराबंकी, रायबरेली और मऊ नाथभंजन जो मऊ है, वहाँ निष्प्रयोज्य जमीनें पड़ी हुई थी। जैसे बाराबंकी में लगभग 70 एकड़, रायबरेली में लगभग 59 एकड़ और मऊ नाथभंजन में 84 एकड़ से ऊपर। ये निष्प्रयोज्य जमीनें बहुत कई दशकों से पड़ी हुई थी, मिलें बंद हो गई थी। उनकी जमीनों को उपयोग करके औद्योगिक उपयोग में लेने का आज माननीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। ये जमीनें उपयोग में लेने के पहले कुछ कार्य ये भी करने होंगे कि इनकी कुछ देनदारियां थी इन मिलों की, उन देनदारियों को कुल 351.63 करोड़ की देनदारियां थी, जिसमें 329 साढ़े तीन यूं मान लीजिए 0.49 है, तो 329 करोड़ की जो देनदारी थी वो अपने राज्य सरकार की थी, शासकीय देनदारी थी, जिसे राज्य सरकार ने माफ करने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। और साथ ही 22 करोड़ 14 लाख की देनदारी थी जो सरकार को देना होगा, जो हम माफ करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो देना पड़ता है, तो वो देनदारी भी सरकार उसको चुकता करेगी। इस प्रकार से ये तीनों जो जमीनों के प्लाट है, बाराबंकी, रायबरेली और मऊ में देनदारियों से मुक्त कराते हुए ये इंडस्ट्रियल उपयोग में लेने का माननीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, जिसमें मऊ और रायबरेली की जमीन पर इंडस्ट्रियल छोटे जो MSME का पार्क स्थापित किया जाएगा और जिसको हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है वो इसको डेवलप करेंगे। और जो बाराबंकी की जो जमीन है उस पर IT और ITES पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार इन तीनों प्लाटों पे आने वाले दिनों में MSME पार्क और IT पार्क विकसित होने के चलते हजारों लोगों को रोजगारी के नए अवसर खड़े होंगे। जिन लघु उद्योगों को, माइक्रो उद्योगों को जमीन की कमी पड़ती थी या हम नहीं दे पाते थे, उनके लिए ज्यादा जमीनें मिलने की संभावनाएं विकसित होंगी और एक बहुत ही अच्छा निर्णय भविष्य के लिए माननीय मंत्रिपरिषद ने दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने मऊ जिले की ओर से विशेष धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कुछ महीने पहले जब वो गए थे तो हमने खुले मन से निवेदन किया था, उन्होंने इसको स्वीकृत किया है। उसके लिए मैं जिले की जनता की ओर से उनको धन्यवाद करता हूं। बाकी भी अन्य जिलों का प्रस्ताव भी बहुत ही अच्छा है। अगला एक विषय है निकाय चुनावों को लेकर के आपके संज्ञान में होगा कि नगरीय निकाय के चुनावों के संदर्भ में 5 दिसंबर को हम लोगों ने एक अनंतिम अधिसूचना जाहिर की, डिक्लेयर किया था, जिसके डिक्लेयर होने के बाद कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में हुई और उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए। उन आदेशों में से की कड़ी में एक आदेश ये था कि ये जो आरक्षण का और बैकवर्डनेस जांचने का जो प्रक्रिया है वो एक डेडिकेटेड कमीशन बना करके, एक समर्पित आयोग बना करके की जाए। तो 27 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था
हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने उसके तुरंत ही बाद 28 को ही नोटिफिकेशन करके एक 5 सदस्यीय समर्पित आयोग का स्थानीय निकाय राज्य उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया था, जिसके अध्यक्ष माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय श्री राम अवतार सिंह जी थे और अन्य 5 सदस्य थे। कल उस आयोग की जो समय था वो 6 महीने का था, लेकिन माननीय मंत्रिपरिषद ने इस बात के लिए आयोग की प्रशंसा की है कि उस आयोग ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आधे से भी कम समय में उस माननीय आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। आपके संज्ञान में यह भी होगा और जिसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार भी किया है। लेकिन आप सबके संज्ञान में होगा कि जब हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ बिंदुओं को लेकर के गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को एक निर्णय सुनाया था, जिसमें इस आयोग को आगे ले जाने की भी अनुमति दी गई थी और कहा गया था कि मार्च के पहले ये आयोग रिपोर्ट देगा, ऐसी उम्मीद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उम्मीद के पर खरा उतरते हुए हम लोगों ने ये काम पूरा किया है, माननीय आयोग ने पूरा किया है। लेकिन साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये मैटर सब जुडिस है। अगली इसकी जो हियरिंग है वो 11 अप्रैल को लगी हुई है, इसलिए हमें ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जानी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिखाना होगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई है और उनके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक या उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे। 11 अप्रैल को पहले उसी समय जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने डेट डिक्लेयर कर दिया था। अगली द लिस्ट द स्पेशल लीव पिटीशन ऑन 11 अप्रैल 2023, ये उसी दिन के आदेश में लिखा हुआ है। उसके पहले ही हम सबमिट कर देंगे। 11 अप्रैल को तो अगली हियरिंग है, उसके पहले माननीय न्यायालय देख सकेगा, इसलिए हम 1-2 दिन में ही सबमिट करने का हमारा प्रयास है। जी, उसमें मार्गदर्शन या डायरेक्शन जो भी मिलना होगा हमें मिलेगा। उसके बाद हम निकाय चुनाव के बारे में आगे बढ़ेंगे। एक बात निश्चित है कि हमारी माननीय मंत्रिपरिषद, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी की सरकार ओबीसी को संपूर्ण रिजर्वेशन, पहले भी जो दिसंबर में जो अंतिम अधिसूचना डिक्लेयर की गई थी उसमें भी दिया गया था और अभी भी उसमें कहीं कोई दिक्कत आने की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। संपूर्ण रिजर्वेशन के साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। Sir, out of these 22 proposals today, which is the one which is not hasn't got approval? कौन सा है जिसको जो मंजूर नहीं हुआ? नहीं, प्रमुख संस्तुतियां सुप्रीम कोर्ट एक बार देख लेगा, उसके बाद ये प्रस्ताव शैक्षिक सत्र 23-24 में कक्षा 1 और 2 की पाठ पुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली से क्रय किए जाने के लिए था। तो उसमें यह तय हुआ है कि अपने स्तर से ही ताकि नेशनल लेवल की जो भी पाठ्यक्रम है उसमें पूरे देश को ध्यान में रखते हुए वो पाठ्य पुस्तकों का करते हैं। लेकिन चूंकि राज्य का विषय है और बेसिक है, कक्षा 1 और 2 के छात्र अपने जिले के बारे में, अपने निवास के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में अच्छी तरह ज़्यादा जानकारी उनको अगर मिलेगी पाठ्यक्रमों के द्वारा तो ज़्यादा मुफीद होगा। इसी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि वो पुस्तकें अपने स्टेट लेवल पर ही छपवाने का काम होगा।